नमस्कार, चाणक्य यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे मॉनेटरी पॉलिसी। इस मॉनेटरी पॉलिसी में हम देखेंगे कि भाई रेपो रेट की लगातार बातचीत होती रहती है कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, घटा दिया, वो कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे इकोनॉमी को और क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी चीज़ें हम देखेंगे जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी का एक्सचेंज जो है कैसे करके क्रेडिट को कंट्रोल करती है आपकी आरबीआई। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ओवरऑल जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले अगर हम देखें कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कोई भी एक मॉनेटरी अथॉरिटी होती है हमारे इकोनॉमी में, वो अडॉप्ट करती है। अभी ये मॉनेटरी अथॉरिटी अपने यहाँ कौन है? आरबीआई है, पता है आप लोगों को, हमारा सेंट्रल बैंक, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि भाई जो इंटरेस्ट रेट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए, कि भाई बैंक जो है मेनली अगर सेंट्रल बैंक से पैसे ले रही है तो इंटरेस्ट रेट जो है उसमें मेनली डिसाइड किया जाता है कि भाई उनको कितना देना है, और कॉन्सिक्वेंटली बैंक जो ब्याज देंगे अपने कस्टमर्स को वो डिसाइड होता है। आप समझ रहे हैं बात? यानी कि कुल मिला के हम क्रेडिट सप्लाई जो है मेनली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इसके थ्रू, ठीक है। आपको नटशेल में ये समझना है। और इस क्रेडिट सप्लाई से कॉन्सिक्वेंटली मनी सप्लाई जो है हम कंट्रोल करते हैं। अभी मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? मान लो कि कोई बैंक जो है वो पहले ऊंची ब्याज दर पे क्या दे रहा है? कर्ज दे रहा है किसी को, लेकिन थोड़े दिन के बाद अगर आरबीआई ने, मैं समझाऊंगा आगे, कि रेपो रेट अगर कम कर दिया तो वो ब्याज दर जो है फिर बैंक भी कम कर देते हैं और लोगों को सस्ते दरों पे लोन मिलना स्टार्ट हो जाता है। अभी हमको सस्ते दर पे लोन मिलेगा तो मैं कुछ अगर प्लान कर रहा हूं, जैसे घर लेने का ही मान लो प्लान कर रहा हूं, पहले ब्याज दर महंगा है, अब ब्याज दर क्या हो गया? काफी सस्ता हो गया, तो मैं क्या करूंगा? उस समय लोन लेने के लिए सोच लूंगा और ऑप्ट कर लूंगा। तो मार्केट में क्या होगा, इकोनॉमी में क्या होगा? आपका मनी सप्लाई कॉन्सिक्वेंटली बढ़ जाएगा, ठीक है। बैंक मुझे आसानी से लोन दे देगा और मेरे पास पैसा आ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। सिंपल, आसान भाषा में ऐसे समझिए। अभी ये पॉलिसी जो है ये टारगेट करती है किसको? इन्फ्लेशन को, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लेशन को ही मेन टारगेट, आप ये भी समझिए कि इन्फ्लेशन को ही टारगेट करती है, इसलिए कि प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे और जो अपने करेंसी का वैल्यू है वो काफी ना गिरे। महंगाई जब हम पढ़ रहे थे, इन्फ्लेशन पढ़ रहे थे पिछले सेशन में, तो हमने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन से दो चीजें होती हैं। एक तो सामान का दाम बढ़ता ही, आपके करेंसी की वैल्यू भी क्या होती है? गिरती है। जिम्बाब्वे का आप एग्जांपल ले सकते हो, वहां हाइपर इन्फ्लेशन आया था तो एक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि लोग बैग में भर के पूरा पैसा ले जाते थे तो एक बिस्किट खरीद पा रहे थे, क्योंकि उनके करेंसी के वैल्यू गिर गए। तो चूंकि मॉनेटरी पॉलिसी से हम टारगेट क्या कर रहे हैं? ऑफकोर्स क्रेडिट को टारगेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को टारगेट कर रहे हैं, तो हम मनी सप्लाई कॉन्सिक्वेंटली उसके थ्रू टारगेट और कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन को इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। अभी महंगाई अगर बढ़ रही है तो हमें मनी को पॉकेट से निकालना पड़ेगा कस्टमर्स के, तो हम क्या करेंगे भाई? इंटरेस्ट रेट वहां पे बढ़ा देंगे। अभी जो है क्या हुआ? इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत कम है, हमें ग्रोथ को भी देखना है, ध्यान में रखना है, तो उस समय हम रेपो रेट को कम कर देंगे, कस्टमर्स के जेब में पैसा डाल देंगे। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से हम दो चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, एक तो इन्फ्लेशन, दूसरा अपने रुपए की जो वैल्यू है उसको भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, कि करेंसी की वैल्यू बहुत कम ना हो जाए इन्फ्लेशन के चलते, ठीक है जी। इसके बाद से मॉनेटरी पॉलिसी, जैसा कि मैं बता रहा हूं, कौन करता है भाई? आरबीआई आपका करता है, ठीक है, रेगुलेट। और आगे हम समझेंगे भी कि कमिटी है जिसमें कि 6 मेंबर्स हैं जो डिसाइड करते हैं, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। अब देखिए कि भाई एक चीज समझिए यहाँ पे, कि मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा भी, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, और जो फिस्कल पॉलिसी है, जब मैं फिस्कल पॉलिसी पढ़ाऊंगा तो दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। हमेशा याद रखिए जनरली ये कन्फ्लिक्टिंग नेचर के होते हैं। कन्फ्लिक्टिंग नेचर का मतलब ये है कि कोई भी सरकार है वो चाहती है कि इकोनॉमी में हमेशा ग्रोथ हो। अगर ग्रोथ हो रहा है तो जैसा कि मैं बार बार आपसे बताता हूं कि ग्रोथ कभी जब भी होगा, इसके साथ साथ आपका इन्फ्लेशन एक नेचुरल ट्रेंड है, ये आएगा, ठीक है। आप जब भी ग्रोथ करोगे तो इकोनॉमी में पैसा जाएगा लोगों के पास और डिमांड बढ़ेगी, और क्या होगा? आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन वहां पे जनरेट होगा, ये नेचुरल कोर्स है। अब कोई भी गवर्नमेंट, आप समझिए, अपने फिस्कल पॉलिसी से, ऑफ कोर्स मैं फिस्कल पॉलिसी बताऊंगा, फिस्कल पॉलिसी का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है टैक्स
की बातचीत यहाँ पे हो रही है और जो गवर्नमेंट खर्चे करती है उसकी बातचीत हो रही है, सिंपल। अब कोई भी गवर्नमेंट जो अपने फिस्कल पॉलिसी के थ्रू ये हमेशा कोशिश करेगी कि ग्रोथ को वो क्या करे, ऊपर रखे, क्योंकि उसको अपने ऑफ कोर्स पावर में उसको बने रहना है, तो ग्रोथ इंश्योर करेगी। लेकिन इसके चलते क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी आपको बताऊंगा तो ये हम थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में ध्यान रखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में एक तरह से टसल चलते रहता है। गवर्नमेंट चाहती है ग्रोथ ऊपर रहे, लेकिन समस्या इसमें फिर ये आती है कि ग्रोथ ऊपर करने के चक्कर में इन्फ्लेशन हाई हो जाता है, और अगर एक ही अथॉरिटी दोनों को कंट्रोल कर रही है तो फिर ये काफी हद तक संभव है कि कोई ना कोई क्या हो जाएगा, आप उसका कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर नहीं कर पाएगा। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि ग्रोथ जो है ज्यादा हो तो फिर गवर्नमेंट ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी आगे दिखाऊंगा आपको कमेटी, तो उसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा बहुत टसल जो है वो चल रहा था, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ आ रहा था तो इन्फ्लेशन जो है उससे आएगा, और इसके चलते हमें एक जरूरत पड़ी कि भाई अलग कमेटी होनी चाहिए जो कि डिसीजन ले कि इन्फ्लेशन को कैसे काबू में रखा जाए, ठीक है। इन्फ्लेशन के टाइम में हमने थोड़ा बहुत समझा भी था इसको। अब ऑब्जेक्टिव क्या है भाई मॉनेटरी पॉलिसी के, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आप कहिएगा सर अभी आप बोल रहे थे कि ग्रोथ जो है वो क्या है, जब होगा तो इन्फ्लेशन जो है बढ़ जाएगा, तो फिर ये कैसे ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑफ कोर्स ये होगा, मान लो जब इन्फ्लेशन क्या है अपने कंट्रोल में है, तो उस समय तो हमेशा ही अपना टारगेट रहेगा ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। अरे मान लो कि इन्फ्लेशन काफी निचले स्तर पे है, तो आरबीआई जो है जो इंटरेस्ट लेगी बैंकों से पैसे देने के लिए, वो कम ही तो लेगी ताकि ग्रोथ और बढ़ाया जाए, ठीक है। आरबीआई का भी ये मकसद नहीं होता है ग्रोथ कम रखा जाए, आरबीआई का बस मकसद ये होता है कि इन्फ्लेशन बेकाबू ना हो, ग्रोथ से उसको कोई समस्या नहीं है। दूसरा है कि प्राइस स्टेबिलिटी, यही इन्फ्लेशन की बातचीत। एक्सचेंज रेट की इंस्टेबिलिटी, जो रुपए का वैल्यू गिरते रहता है, ठीक है, ये भी एक टारगेट रहता है। इसके अलावा बीओपी का, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस ना हो। समझ में आ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आगे आपको बताऊंगा कि भाई एक इंटरनेशनल अकाउंट समझिए इसको, कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है इसी में अकाउंट होता है। अगर हम तेल खरीद रहे हैं तो हमें क्या करना है भाई, डॉलर देना है, और अगर हम चावल बेच रहे हैं अमेरिका को तो वो हमें डॉलर देगा। तो ये डॉलर का एक्सचेंज है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले सेक्शन में हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट प्रदान करना, मनी का न्यूट्रलिटी बना रहे, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बिजनेस साइकिल का कंट्रोल। समझ में आ रही है बात की, ग्रोथ साइकिल जो हो रहा है उसमें बिजनेस साइकिल का कंट्रोल जो हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी एक्सपोर्ट है उनको प्रमोट करना, इंपोर्ट को इवन क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ाना, इंपोर्ट को थोड़ा बहुत कम करना। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को ऑफ कोर्स कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये सारे मेन काम है इसका, लेकिन नटशेल में बताऊंगा क्या काम है मेनली मॉनेटरी पॉलिसी का, कि भाई ग्रोथ इंश्योर करो, इसके साथ साथ इन्फ्लेशन को क्या करो, चेक में रखो, ठीक है। ये आपको याद में रखना, ठीक है। इसके बाद से क्या है भाई, टाइप कौन कौन सी हो सकती हैं भाई, तो मॉनेटरी पॉलिसी मेनली दो टाइप की होती है ब्रॉडली आप देखो तो, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रेक्शनरी। ऑफ कोर्स एक्सपेंशनरी तब होगा जब हम इंटरेस्ट रेट क्या करेंगे, थोड़ा बहुत कम कर देंगे इकोनॉमी में, ठीक है। आरबीआई ये डिसाइड करेगी कि भाई इंटरेस्ट रेट कम करो, लोगों को सस्ते दर पे पैसा मिलेगा और अपना इकोनॉमी क्या होगा, विस्तार करेगा, ग्रोथ ज्यादा होगा। कॉन्टेक्शनरी में हम कोशिश करेंगे, चूंकि इन्फ्लेशन उस समय होगा तो उस समय हम चाहेंगे कि भाई इकोनॉमी को थोड़ा स्लो करते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्शनरी पॉलिसी अपनाते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, सिंपल। अब देखो आगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इंश्योर करती है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई सोल अथॉरिटी है इसमें, जैसा कि मैंने बताया। तो एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, बैंक रेट जो बहुत रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, इसके जगह पे एमसीएलआर जो है वो रेलिवेंट है, ठीक है, आगे हम देखेंगे। इसके अलावा रिजर्व रेशियोज, जिसमें क्या होता है भाई, एसएलआर, सीआरआर, सब थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे। इसके अलावा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एक है जो कि कोविड के टाइम में काफी इंपॉर्टेंट, डिमोनेटाइजेशन के टाइम में काफी इंपॉर्टेंट हुआ था, ठीक है, एकदम से पैसा आ गया था बैंकों के पास, तो ये अभी उतना रेलेवेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछेगा, बाकी के ऊपर वाले सारे रेलेवेंट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके अलावा क्वांटिटेटिव ईजिंग, फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेंशन और मोरल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू अपना आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी अपना इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। अब गौर से देखिए सबसे पहले कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है। इसमें दो इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई के पास, एक रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट आप कॉन्सिक्वेंटली सुनते भी रहते हैं न्यूज़पेपर में हमेशा 2-2 महीने पे कि भाई आरबीआई ने इस बार कितना चेंज किया, बढ़ाया घटाया,
तो वही समझिए कि जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, LAF इसको हम लोग बोलते हैं, ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो कि आरबीआई यूज करती है किस लिए, इंजेक्ट करने के लिए या एब्जॉर्ब करने के लिए लिक्विडिटी को। यहां लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब आसान भाषा में समझो पैसा, ठीक है। पैसा अगर डालना है मार्केट में, इकोनॉमी में, या पैसा वहां से निकालना है, दोनों ही तरीकों के लिए क्या करती है भाई, LAF का इस्तेमाल करती है, दोनों ही सिचुएशंस में। अभी LAF के दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका होता है क्या, रेपो, ठीक है, जो रेपो रेट आप सुनते होते हो। इसके अलावा होता है एक रिवर्स रेपो, ठीक है। अब गौर से समझो, बस रेपो यही है कि बैंक जो है, सिंपल सी बात है, उनको अगर पैसा चाहिए तो वो क्या करते हैं, एक सिक्योरिटी जो है वो आरबीआई को दे देते हैं, और आरबीआई क्या करता है, उनको पैसा दे देता है। तो उस समय क्या होता है भाई, मार्केट में पैसा आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसको रेपो इसलिए बोलते हैं ताकि वो जो सिक्योरिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी क्या होती है, कोई भी ऐसा कागज होगा जिसपे कि लिखा होगा कि हाँ भाई चलो इतना पैसा हम दे रहे हैं, इतना इंटरेस्ट इस पे लगेगा। सिंपल आसान भाषा में ऐसे समझिए। अरे जो बीपीएससी आपसे ये सब कुछ नहीं पूछेगा, बीपीएससी आपसे बस पूछेगा कि रेपो रेट अभी कितना है, लेकिन आप अच्छे से समझो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आसानी से समझिए कि भाई सिक्योरिटी कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं होती है, एक काइंड ऑफ पेपर होता है जिसपे लिखा होता है कि भाई इतना पैसा जो है आपको देना है, इतने एक साल, 2 साल, 3 साल के बाद। 100 रुपए दे रहे हो तो 150 रुपए आपको हम देंगे 3 साल के बाद। ऐसी ही चीजें होती हैं, ठीक है। या इंटरेस्ट रेट भी लिखा होगा, ठीक है। तो इसी इंटरेस्ट रेट, ये जो इंटरेस्ट रेट लिखा होगा यही रेपो रेट होता है। अब बैंकों को पैसा चाहिए अगर किससे, आरबीआई से, शॉर्ट टर्म के लिए, तो जाएंगी, यही सिक्योरिटी जो है क्या करेंगी, आरबीआई को दे देंगी, और एक रीपर्चेज एग्रीमेंट होगा कि भाई आरबीआई उस सिक्योरिटी को हमेशा के लिए नहीं रखेगा, बैंकों को उसको फिर से लेना होगा, ठीक है। चूंकि शॉर्ट टर्म है इसीलिए इसको बोलते हैं रेपो, ठीक है। रेपो का यहां मतलब है रीपर्चेज एग्रीमेंट, ठीक है। और उसके बाद से क्या होगा कि भाई बैंक को पैसा जो है आरबीआई से मिलेगा इस रेपो रेट के आधार पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो रेट है यही क्रूशियल होता है आपकी हमेशा इकोनॉमी में, क्योंकि इस रेट से आरबीआई हमेशा टारगेट करती है इन्फ्लेशन को रोकना, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना या लिक्विडिटी को बढ़ाना, ठीक है। ये काफी क्रूशियल है। अब मान लो कि आरबीआई ने क्या किया, सिक्योरिटी रखा, उसको पैसा दे दिया। अब बैंक जो है उस समय पे क्या है कि पैसा ले लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा जब बैंकों के पास खूब सारा पैसा होगा तो उस समय ये क्या करेंगे कि भाई उस पैसे को आरबीआई चाहेगा कि भाई हम अब उससे पैसा लें। तो उस केस में क्या होगा कि वो सिक्योरिटी अब देगा बैंकों को, उनसे पैसा लेगा, और किस दर पे लेगा भाई, आरबीआई को अब कुछ इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा ऑफ कोर्स, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो बैंक पहले सिक्योरिटी रख के आरबीआई से पैसा ले रहे थे और जो इंटरेस्ट दे रहे थे उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। सिमिलरली अगर बैंकों से पैसा लेना है यानी कि लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना है, ऐसे समझिए इन केस, तो वो भी एक तरीका है कि अगर फंड ज्यादा हो गया है बैंकों के पास और वो पैसा देना चाहते हैं आरबीआई को और सिक्योरिटी अगर कोई रखी जा रही है, उस सिचुएशन में जो रेट डिसाइड होता है वो क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट। ये कुछ नहीं आपसे पूछेगा कि क्या कौन होता है, बस आपसे पूछेगा कि रेट क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप समझ लीजिए ये चीजें चल रही हैं, समझ में आ रही है बात। अब देखिए कि भाई एमएसएफ और बैंक रेट क्या है, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसको बोलते हैं कि आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया एमएसएफ को कि इमरजेंसी में अगर किसी कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है तो पैसा उसको देगा, लेकिन एक छोटा सा पीनल रेट लगाएगा, ठीक है, दंड स्वरूप, कि भाई आपने पैसा मैनेज नहीं किया, आपको पैसा दिया जा रहा है तो आप थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा आप रेट दीजिए इस पे, ठीक है। इसके अलावा बैंक रेट जो पहले यूज होता था जिसमें कि आरबीआई जो है क्या करता था, पैसा देता था, ठीक है, और इस रेट पे लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए पैसा दिया जाता था। वो शॉर्ट टर्म था रेपो रेट, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए है, और इसके थ्रू आरबीआई जो है वो मैनेज करता था मनी को या ग्रोथ को, मनी जो आ रही है उसका ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट में क्या रोल होगा इसको मैनेज करता था इसके थ्रू, ठीक है, बैंक रेट के थ्रू। लेकिन जैसे ही LAF आया, रेपो रेट वगैरह आया, तो इसको जो है लॉन्ग टर्म जो लेंडिंग है उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है, आप ये याद रखिए। इसके बाद हुआ क्या कि एक MCLR आया। अभी रेपो रेट जब आरबीआई जो है वो कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, तो उस सिचुएशन में देखा गया बैंक रेट के समय कि भाई बहुत ज्यादा वो क्या था, रेस्पॉन्सिव नहीं था, ठीक है।
आरबीआई अगर कंट्रोल करना चाह रहा है मनी सप्लाई को तो एक ही रेपो रेट से ऊपर नीचे करके कर रहा है। उस सिचुएशन में अगर तो वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था तो एमसीएलआर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया 2016 में, ताकि मॉनिटरी ट्रांसमिशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आरबीआई जब चाह रही है रेपो रेट को बढ़ा करके कि भाई क्रेडिट को कम किया जाए तो वो कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? तो इस सिचुएशन में बैंक रेट वो काम नहीं कर पा रहा था, तो एमसीएलआर को हम लेकर के आए, जिसमें कि क्या था भाई, रेपो रेट का एक से था, जब रेपो रेट को हम ऊपर नीचे कर रहे थे तो ये रिस्पॉन्स वैसे कर रहा था। ठीक है, तो यही ये बोल रहा है कि एमसीएलआर जो ये सेट किया जाता है सभी बैंक के द्वारा, ठीक है, कि भाई उनका खर्चा कितना है। समझ में आ रही बात कि वो आरबीआई से तो जो पैसे ले रहे हैं उस पर इंटरेस्ट दे ही रहे हैं, उनका मैनेजमेंट कॉस्ट भी है। इन सभी चीजों को देख करके एक रेट डिसाइड करती है जो हम लोगों से फिर लेती है। अगर मैं एसबीआई के पास जाऊंगा तो हमसे मान लीजिए 8% ले रही है, रेपो रेट अगर 6.5% है, तो बीच का जो गैप है वो उनका क्या है, मैनेजमेंट कॉस्ट है। ठीक है, तो इन सभी को डिसाइड करके जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड को डिसाइड करके एमसीएलआर को क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, एमसीएलआर का रेट जो है डिसाइड किया जाता है। और एमसीएलआर जो है ये इंश्योर करती है कि आरबीआई का जो रेट कट है, कि आरबीआई अगर क्या कर रही है भाई, आपका आरबीआई जो है कॉन्सिक्वेंटली रेपो रेट में जो भी चेंजेस ला रही है उसका जो है ये क्विक ट्रांसमिशन करेगा। ठीक है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो एमसीएलआर सिंपल क्या है कि भाई ऐसा लेंडिंग रेट है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट बोलते हैं, कि बैंक अपने पूरे खर्चे निकाल करके फिर डिसीजन लेती है कि भाई इस रेट पे इसके बाद हम जो है क्या करेंगे, कस्टमर को पैसे देंगे। ठीक है, और ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो भी रेपो रेट में बदलाव आ रहा है या मॉनिटरी ट्रांसमिशन की बातचीत हो रही है आरबीआई के द्वारा, वो जो है तेजी से हो। ठीक है, वो इंश्योर करता है इस चीज। अब एसएलआर क्या है, एसएलआर आप देखिए कि भाई क्या है, फिक्स डिपॉजिट और डिमांड लाइबिलिटी जितनी भी होती हैं बैंकों के पास, अरे पैसा तो आप कैसे डालते हैं, सेविंग में, एफडी में, इसी में तो डालते हैं, उसका कुछ हिस्सा जो है वह बैंकों को अपने पास रखना होता है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, कैश और गोल्ड के रूप में, इन तीनों ही चीजों को मिला करके हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, कि जो आपके पास पैसा है उतने पैसे का कुछ हिस्सा, वो कुछ भी हो सकता है, 18% 19% होता है जनरली एसएलआर, उतना हिस्सा जो है वो बैंक अपने पास रखते हैं, रिजर्व काइंड ऑफ, और वो उनको वो नहीं लोन दे सकते हैं उतने अमाउंट का। बात समझ में आ रहा है? और वो जो पैसा किस फॉर्म में रख रहे हैं, कैश में भी रख सकते हैं, गोल्ड में भी रख सकते हैं, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में भी रख सकते हैं। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव क्या है एसएलआर का, ये रखा क्यों जाता है, क्योंकि बैंक का जो क्रेडिट है वो हम एक तरह से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं, कि बैंक कितना लोन देगा वो एक तरह से डिसाइड करता है एसएलआर। अभी एसएलआर आप मान लो बढ़ा दोगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, बैंक के पास कम पैसा बचेगा लैंड करने के लिए। ठीक है, तो आपको भी ये याद रखना है कि क्रेडिट कंट्रोल का एक इंस्ट्रूमेंट है ये भी। और इसके अलावा अगर मान लो कि कोई बैंक जो है लिक्विडेट हो गया, तो उसका हमने कुछ फंड तो बचा करके रखा है, यहां पे मान लो 18-19% ही है, तो वो तो बचा हुआ है, वो उसने लोन में नहीं दिया है। तो बोरोवर्स को अगर वो लिक्विडेट कर गया, ठीक है, उसका दिवालिया हो गया, तो उसको पैसे तो लौटाने अपने बोरोवर्स को, तो कुछ तो पैसा उसके पास बचा है जो लौटाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसलिए भी आवश्यक होता है। इसके अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। अभी सीआरआर, उसमें ध्यान रखो, एसएलआर जो है, एसएलआर के केस में वो जो इंस्ट्रूमेंट था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैश और गोल्ड के फॉर्म में जो पैसा रख रहे थे बैंक, वो अपने पास रख रहे थे, लेकिन सीआरआर में आरबीआई के पास रखेंगे। बीपीएससी आपसे ये पूछ सकता है। इसके अलावा एसएलआर अभी कितना है वो भी पूछ सकता है। ठीक है, एग्जाम के जस्ट पहले आप चेक कर लीजिएगा, वो चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, चेक कर लीजिएगा। जनरली ये 4% और 18 से 19% के बीच में रहता है, ये अमाउंट पूछेगा आपसे बीपीएससी। तो सीआरआर जो है वह भी एक क्या है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट का टूल है, जिसमें ये कैश के फॉर्म में क्या होता है भाई, बैंकों को अपना पैसा जो है आरबीआई के पास रखना होता है कुछ हिस्सा। इस फिगर में समझिए कि अगर 1000 रुपये हम डिपॉजिट किए तो 960 रुपया जो है वो बैंक के पास रहेगा, 40 रुपया जो है वो चला जाएगा आरबीआई के पास सीआरआर के रूप में। अब समझ में आ रही है बात? तो यही हो रहा था एसएलआर में भी, जो भी एफडी सेविंग में पैसा है उसका कुछ हिस्सा उनको लिक्विड फॉर्म में मैनेज करना पड़ रहा था, बस वो बैंक में ही रहेगा, वो लोन में नहीं जाएगा।
ठीक है, आप समझ में आ रहा है। तो CRR के केस में भी यही होता है कि भाई RBI के पास जो है 4% 5% जो भी है वो रेट, उतना जो है क्या होगा, पैसा रखना पड़ेगा, और वो ऑफकोर्स लैंड नहीं होगा। इसमें एक और बात है कि भाई इस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, कि RBI के पास आपने पैसा रखा है तो आपको कुछ ब्याज दे रही है, ठीक है, इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। और ऑफकोर्स ये भी क्रेडिट कंट्रोल के लिए, अगर CRR मान लो बढ़ा दिया जाए तो ऑफकोर्स बैंकों के पास पैसा नहीं बचेगा। अरे 100 रुपये मान लो बैंक में आए, 18 रुपया मान लो चला गया SLR में, 4 रुपया चला गया किस में, CRR में। अब कोई आया उसने बोला कि नहीं 4 रुपया की जगह 10 रुपया कर दो, तो अमाउंट और बढ़ ही गया ना, पहले 18 और 10 28 हो गया। अब बचा ही कितना उसके पास, बैंक के पास, और कम हो गया पैसा लोन देने के लिए। समझ में आ रही बात। तो इससे भी हम क्रेडिट कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, कि भाई जो भी परचेज और सेल है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, जो RBI करती है ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट का मतलब यहाँ पे ध्यान से समझिए, बैंक और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तुम ले लो पैसे दे दो, या तुम जो है हमें सिक्योरिटी दो हम तुम्हें पैसे देते हैं, यही हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मनी का वॉल्यूम है उसको क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, और क्रेडिट ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस करती। अगर मनी ज्यादा हो गया है तो उस सिचुएशन में क्या करेगी RBI, सिंपल सा बात, कि भाई उसमें जो है पैसे निकाल लेगी, मतलब पैसे उसको निकालने होंगे तो बोलेगी तुम जो है सिक्योरिटी हमसे ले लो, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो, पैसे दे दो, तो एब्जॉर्ब कर लिया उसने मार्केट से पैसा। अगर उसको लगेगा कि पैसा जो है कम है मार्केट में, तो बैंकों को बोलेगी कि लाओ भाई सिक्योरिटी लाओ, हमसे पैसे ले जाओ, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यही ओपन मार्केट ऑपरेशन में हो रहा है, ठीक है। और यहाँ मार्केट, ओपन मार्केट का मतलब क्या है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। आप परेशान मत लीजिए कि भाई किसी बनिया के पास जाकर के RBI बात कर रहा है, ठीक है। चलो आगे देखो, फॉरेक्स इंटरवेंशन। जब भी रुपए की वैल्यू गिरती है या बढ़ती है तो बहुत ज्यादा ना गिर जाए या बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी ना हो जाए, दोनों के ही क्या है, रिपरकशंस हैं। अगर स्ट्रांग बहुत रुपी होगा तो उस सिचुएशन में अपना एक्सपोर्ट जो है महंगा हो जाएगा, कंपटीटिवनेस हम खो देंगे। और बहुत ज्यादा रुपए की वैल्यू गिर जाएगी तो इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, अपना इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको बैलेंस रखने के लिए RBI क्या करती है, फॉरेक्स इंटरवेंशन करती है, कि भाई डॉलर जो है वो एप्रोप्रिएट अमाउंट में रहे, ठीक है, उतना भी कमी ना पड़ जाए कि एकदम रुपया गिर जाए, और उतना भी ज्यादा ना हो जाए कि रुपया उठ जाए। आप समझ रहे हैं बात। तो डॉलर मौजूद रहे अपने पास, इसके लिए RBI जो है इंटरवीन करते रहती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। और इस कैसे करती है भाई, थ्रू सेल्स एंड परचेस ऑफ डॉलर्स, ठीक है, ताकि एक्सेसिव जो वोलेटिलिटी है रुपये की उससे बचा जा सके, ठीक है। ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। अब एक मोरल सुएशन था, ठीक है, वो जरा सा रह गया, क्वांटिटेटिव ईजिंग रह गया। ये सभी चीजें बहुत पूछेगा नहीं क्योंकि प्रीलिम्स में नहीं पूछता है, लेकिन मोरल सुएशन का मतलब सिंपल ये है कि भाई अगर कोई RBI की बात नहीं मान रहा है तो उसको वो एक तरह से निर्देश देता है कि भाई ये समस्याएं तुम्हारे अंदर सही करो, ठीक है। बैंकों का एक तरह से रेगुलेटर है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत ये भी चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें पूछेगा नहीं, लेकिन आप बस समझ लीजिए क्वांटिटेटिव ईजिंग में मतलब डाउन पेमेंट वगैरह कितना करोगे तो कोई चीज मिल गया, वो जो है ईज कर देगा, ठीक है। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो गठन हुआ उसमें गौर से समझिए, अभी हाल ही में 10 अगस्त को 6.5% ही निर्णय लिया गया है RBI के। तो शायद आपको जब पेपर आप बैठिएगा तो शायद यही डेटा आपके पास रहे, UPSC अगर पूछेगा तो, लेकिन फिर भी आप देख करके एक बार और चले जाना लास्ट में कि भाई कितना है। तो 6.5% अभी भी डिसीजन लिया गया है, जैसा कि मैंने रेपो रेट बताया, यानी कि अगर बैंकों को पैसा लेना है RBI से तो उनको लगभग 6.5% शॉर्ट टर्म में अगर पैसा लेना है 6.5% का ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब सिंपल ये होता है, मैंने समझा भी दिया आपको रेपो रेट। अब इसमें जो है, ठीक है, कि RBI जो है ये पॉलिसी जो रेपो रेट का है ये वही रेट होता है, यही मैंने आपको बताया अभी कि कमर्शियल बैंक जो है उनको शॉर्टफॉल ऑफ फंड होता है तो RBI उनको लेंड करती है, वो वाला रेट है, सिंपल, आप ये समझ गए। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी समझिए कि ऐसी बॉडी है जिसमें 6 लोग हैं, ठीक है, 3 RBI के लोग हैं, 3 गवर्नमेंट के लोग हैं, मिल करके ये डिसीजन ले रहे हैं कि भाई कितना जो है रेपो रेट होगा, ठीक है। और इसका मेन मकसद क्या होता है, हमेशा याद रखिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। कितना मैंने बताया था उसमें 4 + -2, ठीक है, 4 + -2 यानी कि 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन है तो फिर आपकी जवाबदेही बनती है कि भाई महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है। अब पॉलिसी रेट जो है, इसमें जो रेपो रेट होता है वही मैंने बताया कमर्शियल बैंक को ऑफकोर्स दिया जा रहा है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है,
मॉनेटरी पॉलिसी आपकी कमेटी है, उसका गठन जो है वो आपका 2016 में हुआ, ठीक है। और एक तरह से ये एग्रीमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में। तो याद करिए, जब मैं स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था लेक्चर, उसमें बताया था कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का एक तरह से टसल है काइंड ऑफ, और इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई महंगाई संभालने का जिम्मा जो है वो आरबीआई को हमें दे देना चाहिए, क्योंकि हम ग्रोथ पे अगर ध्यान देंगे तो महंगाई बढ़ेगी और एक ही एजेंसी जो है दोनों को कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो आरबीआई को एक तरह से इंडिपेंडेंट कार्यभार दिया गया कि भाई आप मॉनेटरी पॉलिसी को संभालिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी रखिए और महंगाई को हर हाल में कंट्रोल करके रखिए, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर्स का ध्यान रखना हमारा एक परम क्या है, उद्देश्य है। अभी ये एग्रीमेंट जो है इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई किए गए, टारगेट स्पेसिफाई किए, टारगेट मैंने आपको बता ही दिया, और ऑब्जेक्टिव भी ऑफ कोर्स महंगाई को रोकना है, ठीक है। और कंपोजिशन में कितने लोग हैं भाई, 6 लोग हैं, 3 लोग किसके, आरबीआई के, और 3 लोग गवर्नमेंट के, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आपसे इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, 2016 में आया, याद आपको रखना है, 6 लोग हैं, ये याद आपको रखना है। अच्छा, 2 महीने पे जो है जनरली इसकी रिपोर्ट आती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। शायद मैंने इन्फ्लेशन वाले में थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो इस सेशन में हमने काफी अच्छे से समझा कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, रेपो रेट जो बार बार आते रहता है उसमें क्या चीजें जो है आखिर डिसाइड हो रही हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म में आरबीआई जो है पैसा देती है और लेती है। अगर ये बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स मनी सप्लाई घटेगी, और अगर रेपो रेट को घटाया जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा मैं और भी चीजें समझी, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी के अदर क्या क्या टूल्स थे। एक रिजर्व हमने समझा कि भाई एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, इनसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं मनी सप्लाई। इसके अलावा हमने फॉरेक्स इंटरवेंशन को समझा, ओपन मार्केट ऑपरेशन को समझा, ओपन मार्केट क्या होता है इसको भी समझा, ठीक है। लेकिन इस पूरे कथा कहानी के बाद बीपीएससी आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई अभी सीआरआर कितना है, अभी एसएलआर कितना है, अभी जो है रेपो रेट कितना है, ठीक है। ये डेटा बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर उसको बहुत मन किया तो ये पूछ सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो टारगेट है वो कितना रहता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, तो वो भी आपको पता है 4 + -2। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है कितने मेंबर्स होते हैं, कब गठन हुआ, ठीक है। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, ठीक है। तो मिलता है अगले सेशन में फिस्कल पॉलिसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।